डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपके इल्म में हमने केमिस्ट्री क्लास 10 की जो केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसका जो आज लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का, उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। और इसके साथ साथ हम इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, जब आप दौड़ते हैं तो आप में ताकत होती है, लेकिन जब आप खामोश बैठते हैं तो क्या आपके जिस्म के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आपके जिस्म में एनर्जी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस मैटर के अंदर मौजूद जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आप जानते हैं, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, किसी भी जिस्म की हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बने होते हैं, उन केमिकल बॉन्ड की वजह के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो ये दोनों एनर्जी, किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, ये कहलाती है किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी। जब हम किसी भी सिस्टम को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़ी तेजी के साथ हरकत करना शुरू हो जाएंगे। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी उस सिस्टम की जो है वो एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये तो छोटा सा था इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट जो है, इसको समझने से पहले मैं इस डायग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस डायग्राम के बारे में आपको बताया था। इसमें आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो है, जिसके अंदर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होते हैं और इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब उस सॉलिड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं और इस चीज को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्या होता है, सॉलिड में क्या चेंजेस आती है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जब मजीद गर्म किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को एवेपोरेशन बोला जाता है। ये इंटर कन्वर्जन भी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसी तरह जो इसके रिवर्स है, ऐसा भी किया जा सकता है। जैसा कि गैस है, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। और जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो बर्फ बनना शुरू हो जाती है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। इसको हम फ्रीजिंग का नाम देते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन आ रही है, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का लिक्विड में, इन्हीं इंटर कन्वर्जन को हम नेक्स्ट अपने जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ही कन्वर्जन जो है, जो कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है। सॉलिड इनटू लिक्विड की जो कन्वर्जन है, इसमें अगर आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब जो है हम बर्फ का एक टुकड़ा, आइस क्यूब जो है, उसको
फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? किस वजह से वो मेल्टिंग उसकी स्टार्ट होती है? तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मेल्टिंग की जो वजह है, वो ठोस जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिस्प्लेस हो जाना होता है। और उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या बनती है? टेम्परेचर। जब इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड के पार्टिकल एक खास तरीके से अरेंज हुए होते हैं और उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये लाइन सॉलिड लाइन से जाहिर की भी जा रही है। जब गर्म करते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाती है और मॉलिक्यूल जो है बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन स्टार्ट वाइब्रेशन की वजह से, जो तेज वाइब्रेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाते हैं। इनकी जो पोजीशन है अब फिक्स नहीं रहती। इसी वजह से ये अपनी तरतीब को चेंज कर लेते हैं, अपनी तरतीब को खो देते हैं और इस तरह सॉलिड जो होता है वो बहना शुरू हो जाता है। सॉलिड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो गया है। तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और उनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस, वो टूटना शुरू हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स उसके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और आप कह सकते हैं सॉलिड क्लैप्स हो जाता है। अब जो फर्दर अगर हम हीट करते करते जाएं तो उस हीट करने से मजीद टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आता। यानी कि एक चीज है, आपने बर्फ को गर्म करना शुरू किया तो वो मेल्ट होना शुरू हुई, तो आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा आप देखेंगे मजीद टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रही। कब तक वो चेंज नहीं आएगी? जब तक सारे का सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाती। अब इसमें होता क्या है कि अब मेल्टिंग स्टार्ट होने के बाद आप जो हीट दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं उनको तोड़ने में यूज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मजीद टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता। ठीक है? तो इस जो है वो फिनोमिना को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी नाम देते हैं। तो बहरहाल जो है दूसरा जो हमारा पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस है, जिसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। इस एवेपोरेशन के अंदर ही एक पॉइंट बॉइलिंग, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जब किसी भी लिक्विड को गर्म करना हम शुरू कर देते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल में कि गीले कपड़े धूप में जब लटकाए जाते हैं सुखाने के लिए, तो उनको हम खोल के बिखेर के जो है वो धूप में डालते हैं। तो जब गीले कपड़ों को धूप में लटकाते हैं तो वो सूख जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह उसमें से पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो पानी उसमें से निकल जाता है और वो चीज सूख जाती है। तो इसका इन्हसार सरफेस एरिया के भी ऊपर होता है। जितना सरफेस एरिया वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, वो जल्दी उधर वेपोरेशन का प्रोसेस होगा और वो चीज जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो मतलब इसमें हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर जाते हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में जो कपड़े के अंदर होते हैं वो उस फॉर्म से मूव करके वेपर्स की फॉर्म में उस कपड़े में से निकल जाते हैं और हवा में चले जाते हैं। इस तरह जो है वो सूख जाता है। ठीक है? तो इस चीज को जो है वो हम इस एनिमेशन के जरिए भी समझ सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसा कि उनके दरमियान में ये वीक फोर्सेस हैं। जब हम उसको इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, ये फोर्सेस टूट जाती हैं।
जब ये फोर्सेस टूट जाती हैं तो ये मॉलिक्यूल आजाद हो जाते हैं, और आजाद होने की वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल कंटेनर में से उस चीज में से निकल जाते हैं, और इस तरह से ये एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। तो एवेपोरेशन का प्रोसेस की वजह से जो है वो ये हमारे कपड़े भी सूखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का एवेपोरेशन क्या चीज है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का लिक्विड की सरफेस से एवेपोरेट कर जाना, एस्केप कर जाना, निकल जाना एवेपोरेशन कहलाता है। और ये कब होता है, जब हम उसको हीट करते हैं। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं, और इस तरह वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अगर इसी को हम एक यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है बॉइलिंग पॉइंट, उसको भी हम समझ लेते हैं। अगर हम एक कंटेनर में लिक्विड लेते हैं, तो कंटेनर में जो लिक्विड हम ले रहे होते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेपर्स के ये इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये यहाँ पे वेपर्स बनना शुरू होते हैं इस लिक्विड के, तो इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, इसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर। जब ये वेपर्स बनते हैं तो ये जो लिक्विड होता है उसकी सरफेस के ऊपर आके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी ये दोनों प्रेशर जो है जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल जो है वेपर्स की शक्ल में पहले इसके बबल्स बनते हैं, और फिर ये वेपर्स की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये बबल्स बनना शुरू होते हैं तो हम कहते हैं ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन मैंने हाईलाइट भी की हुई है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे जो वेपर है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो उसको अगर फर्दर हम हीट करते हैं, तो फर्दर हीट करने से जो लिक्विड का टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसकी क्या वजह है कि जब इसको हम गर्म करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाती हैं वो तो बॉयल हो गए और वो वेपर की फॉर्म में निकलना शुरू हो गए वहां से। लेकिन अभी कई मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मौजूद है जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं टूटी, तो वो जो मजीद हम जो उसको हीट करते जाते हैं तो वो जो टेम्परेचर होता है वो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने में यूज हो जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पे मजीद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता जब तक के सारे का सारा लिक्विड बॉयल ना कर जाए। तो ये इस टेम्परेचर में, इसमें अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पे पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है 100 डिग्री पे। तो अगर हम इसको 100 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाएं तो ये पानी की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बेशक हम इसको हीट मजीद देते भी रहें तो वो हीट जो है वो टेम्परेचर जो है पानी का 100 डिग्री ही रहेगा, 101 भी नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फर्दर जो टेम्परेचर होता है वो इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में लग जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में मजीद कोई चेंज नहीं आती। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कन्वर्जन की, जो कि है कन्वर्जन गैस इनटू लिक्विड। इसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी यही है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और डियर स्टूडेंट, ये कंडेंसेशन कैसे होती है, जब हम गैस को ठंडा करते हैं। तो गैस को जब हम कूल करते हैं तो गैस को कूल करने से क्या उसके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। जब किसी भी गैस, जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी वीडियो में देख सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनके दरमियान में किसी किस्म की कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे तो इनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और ये करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मूवमेंट स्लो हुई, ये करीब आना शुरू हुए,
इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आप देख सकते हैं डॉटेड लाइनें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होने की वजह से जो वो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, गैस की कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स, तो इसको गैस के मॉलिक्यूल में जो टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बनना है, वो गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विड में चेंज कर देता है, जिसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इस कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।